नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। बड़े घर की बेटी जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, इस इसकी कहानी हमने आपको सुना दी है। तो आज प्रस्तुत है उसके घटनाक्रम का विवेचन कि बड़े घर की बेटी में मुंशी प्रेमचंद जी ने घटनाओं को किस प्रकार से गठित किया है, जिससे कहानी का प्रवाह बना रहता है। तो आइए घटनाक्रम अथवा सारांश, बड़े घर की बेटी का सारांश कम शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रस्तुत है बड़े घर की बेटी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी का सारांश या उसकी घटनाएं किस क्रम में होती हैं। तो यदि देखें तो घटनाओं के कहानी के प्रारंभ में ही एक जमींदार की बात होती है, बेनी माधव सिंह की। वो पुराने रईस हैं, पहले के ज़माने के रईस हैं, पुराने रईस हैं, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। उनके 2 बेटे हैं, एक श्रीकंठ और दूसरा लाल बिहारी। श्रीकंठ अभी सरकारी नौकरी करने लगा है। बेनी माधव सिंह पुराने बहुत प्रतिष्ठित और वैभवशाली जमींदार थे। इसका पता चलता है कि उनके पूर्वजों के द्वारा खुदवाए गए तालाब, कुएं, ये सब प्रेमचंद जी ने पहले बता दिया। ऐसा इसलिए बताया जिससे आप जान पाएं कि बेनी माधव सिंह के पूर्वज बड़े अमीर थे। लेकिन अब परिस्थिति एकदम अलग है। अब उनके 2 बेटे हैं, एक श्रीकंठ और दूसरा लाल बिहारी, और अभी सुख साधनों की कमी हो गई है। पहले जितने वैभव संपन्न थे, अब उतने वैभव संपन्न नहीं है। तो श्रीकंठ का विवाह एक जमींदार घराने की पुत्री आनंदी से होता है। तो आनंदी जब अपने ससुराल में आती है तो उसका उस वो जमींदार घराने की है, तो उसके यहाँ भी सुख संपदा, वैभव, सुविधाएं थी तरह तरह की। और यहाँ आने पर सुख के साधनों की उसे कमी लगी। लेकिन आनंदी बड़ी ही प्रौढ़, कह सकते हैं, विचारधारा की है, बड़ी वयस्क है, उसके दिमाग की सोच बहुत परिपक्व है। इसलिए वह अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती है। तो ये तो कहानी की पृष्ठभूमि का निर्माण किया इन्होंने। अब इसके बाद कहानी अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है जब लाल बिहारी, जो श्रीकंठ का छोटा भाई है, वह मांस बनाने के लिए कहता है। घी की कमी की बात आती है तो लाल बिहारी ताने कसता है और कहता है कि जैसे आपके यहाँ दूध घी की नदियां बहती हों। तो ये इस बात को सुनकर आनंदी जब मायके की बात सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और लाल बिहारी और आनंदी में झगड़ा हो जाता है। और उस झगड़े के दौरान ही लाल बिहारी आनंदी को खड़ाऊ फेंक कर मारता है। ये कहानी का चरमोत्कर्ष है। और इससे बड़ी दुखी हो जाती है आनंदी। आनंदी एकदम कोप भवन में चली जाती है और फिर बहुत दुखी रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ वह सोचती है कि जब श्रीकंठ आएंगे तब हम उनको इस घटना के बारे में बताएंगे, और श्रीकंठ के आने पर वह उसे इस घटना के बारे में बताती है। तो जब यह बात सुनते हैं कि लाल बिहारी ने खड़ाऊ फेंक करके आनंदी को मारने का प्रयास किया, तो श्रीकंठ ये सुनते ही एकदम आग बबूला हो उठता है और तरह तरह की बातें होती है। तो श्रीकंठ अंत में अपने पिताजी से यह कहता है कि या तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा या तो मैं रहूंगा। तो श्रीकंठ, जिसको पहले बहुत संस्कार वाला, प्राचीन सभ्यता का गुणगान करने वाला कहा गया था, आज अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए अपने पिता से अलग होना चाहता है। तो इस घटना के बाद, इसी घटना के दौरान जब लाल बिहारी अपने बड़े भाई की बात सुनता है कि अब इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे, या तो मैं या तो मेरे भाई, तो वह घर से जाने के लिए तैयार हो जाता है और घर टूटने की कगार पर आ जाता है कि अब दोनों भाई अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में आनंदी अपने मधुर व्यवहार से लाल बिहारी को जाने से रोकती है। उसी समय बेनी माधव सिंह आते हैं और ये कहते हैं कि बड़ी घर की बेटी ऐसी ही होती है कि घर टूटने से बचा लेती है, और कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन जो घटनाएं हैं वो उनका प्रवाह बहुत अनवरत है, जैसे प्रवाह कहीं रुकता नहीं है। तो
मेरा अनुमान है कि मैंने बड़े घर की बेटी का सारांश आपको ठीक तरह से समझा दिया। अब पात्रों के चरित्र चित्रण, शीर्षक, उद्देश्य आदि को लेकर के फिर से आपके साथ मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।